आप सबका इस कक्षा में स्वागत है। और आज हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में बात करेंगे। और ये फिजिक्स के थर्ड पेपर में और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो फर्स्ट पेपर में भी आता। तो इसमें हम एक तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके जो जनरल फीचर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ पेंडुलम, सिंपल और फिजिकल, और एलसी सर्किट एक एग्जांपल के तौर पर हम इसमें आज लेंगे। हम लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी चीजें मूव करती हैं उनको हम लगभग दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो वो है कि मूविंग थिंग्स दैट स्टेज नियर वन प्लेस, फॉर एग्जांपल एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, electrons vibrating or whatever they are doing inside an atom, light bouncing back and forth between mirrors of a laser. इन्हीं के पैरेलल एग्जांपल्स दूसरे टाइप के मोशन में, जिसको कि हम एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह के आसपास नहीं रुकती हैं चीजें, ये मूव करती हैं। एग्जांपल है मूविंग कार, पल्स ट्रेवलिंग डाउन लॉन्ग स्ट्रेच रोप प्लग्ड एट वन एंड, electron beam of a TV tube, a ray of light emitted at a star and detected at your eye. All these things which are staying near one place, they can be categorized into a simple harmonic motion. And this motion refers to a certain kind of oscillatory or wave-like motion that describe the behavior of many physical phenomena. जैसे हमने पहले भी कहा, जो हमने पहले पेंडुलम या लो एम्पलीट्यूड वेव्स, एयर में जो भी वेव्स हम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लेजर के अंदर भी है, वो सब सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम दो तीन तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जो है पिछली क्लासेस में इस बारे में पढ़ा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट मोशन वेयर एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, नंबर वन, एंड नंबर टू, एक्सीलरेशन ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट। हमेशा एक पॉइंट की तरफ एक्सीलरेशन होगा, उस पॉइंट से अवे नहीं होगा, दूर की तरफ नहीं जाता है। दूसरे तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं इसी बात को कि any vibration system where restoring force is proportional to negative of the displacement is in simple harmonic motion, and this vibrating system is called a simple harmonic oscillator. या restoring force तो negative of displacement है, ये दरअसल हुक्स लॉ भी है कि F is equal to minus kx, जिसको हम इस फॉर्म में भी कहते हैं। तीसरी जो डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, that is any oscillating system which can be described in terms of sine and cosine function is called a simple harmonic oscillator, and its motion is called a simple harmonic motion. कोई भी ऑसिलेटरी सिस्टम जिसको हम साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ये मोशन है वो कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां पर हम ये बता रहे हैं कि एक कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में ये एक इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। यहां पर जो x है ये डिस्प्लेसमेंट है, a इसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसमें हम रेडियन पर सेकंड इसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं यहां पर, और t टाइम है। दूसरी चीज, इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है वो हमने यहां पर दिखाया है। ये पोजीशन है और ये टाइम के साथ साथ ये पॉइंट पोजीशन जो है यहाँ पर 0 से लेकर के फिर एक मैक्सिमम तक जा रही है और मिनिमम तक जा रही है। और उसी समय जो वेलोसिटी है, जिस समय ये वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है, जब ये यहाँ पर आ रहा है, फिर ये
वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई है, ये पोजीशन मैक्सिमम है जिस समय रुका हुआ है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं पोजीशन वेलोसिटी की फॉर्म में। यही चीज हमने यहाँ पर एक स्प्रिंग जिससे एक मास सस्पेंड है, इसकी फॉर्म में हमने इसको दिखाया है। यहाँ पर देखिए आप, स्प्रिंग बिल्कुल दबा हुआ है, यहाँ पर स्प्रिंग जो है मास की वजह से नीचे आते तो मैक्सिमम पोजीशन तक यहाँ पर पहुंच गया है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। यही चीज जो है यहाँ से यहाँ तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको एम्पलीट्यूड कह दिया है, और बीच का जो है टर्न की फॉर्म में ये कंप्लीट एक पूरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पर आया है, उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में आया, फिर सेम डायरेक्शन में, फिर जब दोबारा जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया तो दैट टाइम, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी, इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ये डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस बिटवीन, डिस्प्लेसमेंट टोटल है, ये डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यूजुअली डिनोटेड xt विद x इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्या चीज है, एम्पलीट्यूड जो है ये मैक्सिमम हो गया था, और मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट विद रिगार्ड ऑफ टू साइन, इट इज वेदर इट इज इन मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन में ये भी एम्पलीट्यूड है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये सबसे जो सिंपल ऑसिलेटर है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा है। हम जितने भी जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है वाइब्रेशंस के, वो सब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की फॉर्म में इसको समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को यहाँ पर हम बहुत डिटेल के साथ हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो चीजें हैं वो दो रिक्वायरमेंट है, एक तो देयर मस्ट बी सम मास एंड अनदर रिक्वायरमेंट इज अ लीनियर रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स जो है वो आपको वापस उस डिस्प्लेसमेंट से अलग की तरफ जाता है। जो फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। यहाँ पर दो एग्जांपल हैं, ये स्प्रिंग का एग्जांपल है, यहाँ पर इधर से जब एक्सीलरेशन होगा, ये मास इधर से आएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, और ये ऊपर जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ लगता है। मास और रिस्टोरिंग फोर्स, मास के साथ we can associate with mass with acceleration that gives us mass into acceleration force, and this force is restoring force। हमेशा इक्वल होगा, अपोजिट होगा। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैरिंग आउट सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कांस्टेंट, एंड गुड एग्जांपल ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस हार्मोनिक मोशन इज स्प्रिंग फोर्स, F इज इक्वल टू माइनस kx, हुक्स लॉ इसको हम कह रहे हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन बोथ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड मास, इन दोनों पर जो फ्रीक्वेंसी है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्म में भी, और फ्रीक्वेंसीज को हम अभी आगे समझाएंगे इसके डिटेल्स और आगे। अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ टू मास ऑन स्प्रिंग, ये हुक्स लॉ है, इसके साथ हम ये मास, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन, x and f are vectors for position and force. The minus sign is important. ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, which direction does the force point, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर इस तरफ है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये इसकी हुक्स लॉ की एक खूबी है, और जब हम इसको साथ साथ हम जोड़ देते हैं इनके साथ रख करके, और एक्सीलरेशन को हम सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन की फॉर्म में, सेकंड डेरिवेटिव एक्स का m के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, इट गिव्स अस फोर्स विच इज इक्वल टू हुक्स लॉ। माइनस साइन force indicates that it is a restoring force. It is directed to restore the mass to its equilibrium position. K is spring constant. The force is not constant, so the acceleration is not constant. क्योंकि फोर्स जो है वो पोजीशन के साथ साथ चेंज हो रहा है। जब पोजीशन ज्यादा होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, kx डायरेक्शन अपोजिट होगा, और जब पोजीशन बिल्कुल
जीरो पर होगी, x is equal to 0, force will be 0. That is at equilibrium position, there is no force on system. ये आपकी इक्वेशन जो है फाइनल रिजल्ट इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाती है। m को हमने वहां पर डिवाइड कर दिया, d2x dt2 माइनस kmx, सेकंड km अपॉन x इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x। तो जितने भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एग्जाम होंगे, जितने भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, उन सब में बेसिक इक्वेशन, ये बेसिक इक्वेशन है इस फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म हो गई। यहां पर हमने जो है पुराने जो एग्जाम्पल था, यहां पर आप ये माइनस के अपॉन एम, अगर इसकी जगह हम ओमेगा स्क्वायर रख देते हैं कॉन्स्टेंट, तो इस फॉर्म में रख सकते हैं। ये ओमेगा जो है ये एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, ये भी हम आगे आगे और एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। और यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर जो है ये रिटर्न फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की फॉर्म में हम देख सकते हैं, क्योंकि के अपॉन एम है तो फोर्स जो है ये आ गया था माइनस के अपॉन एम को हमने फोर्स रखा, तो ये ओमेगा स्क्वायर, तो फोर्स जो है माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्म से जो हम कह सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर एम यूनिट एक्स 1 यूनिट एम 1 यूनिट, देन फोर्स इज रिटर्न फोर्सेस पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इस तरह से हम ये जो ओमेगा स्क्वायर टर्म है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये इसके जो सॉल्यूशन है इक्वेशन के, वो सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएंगे, ए साइन ओमेगा टी, कोसाइन ओमेगा टी भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन कहां पर है। अगर पार्टिकल शुरू में मैक्सिमम पोजीशन पर है तो ये कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इनिशियल पोजीशन में पार्टिकल जो है जीरो पर है, x इज इक्वल टू 0 पर, तो कोसाइन फंक्शन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो अगर ये हमने यहाँ पर साइन फंक्शन के फॉर्म में रखा, तो वेलोसिटी डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ये वेलोसिटी हो जाएगी, और एक्सीलरेशन जो है फिर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, ये एक्सीलरेशन की फॉर्म में। दोनों के दोनों, ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये दोनों जो है ये भी उसको साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन है, ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है। और मोशन जो है ये भी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह से, ये उस तरह से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है वो साइन और कोसाइन फंक्शन की फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं। अब यहां देखिए आप कि जो हमने तो सिंपल सॉल्यूशन लिखा था एक साइन ओमेगा टी, लेकिन ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये सेकंड डेरिवेटिव है। जो इक्वेशन हमारी थी, ये इक्वेशन सेकंड डेरिवेटिव है पोजीशन में। तो सेकंड डेरिवेटिव जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें दो कांस्टेंट होंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये दो कांस्टेंट जो हैं हमें मिलने चाहिए। एक कांस्टेंट है हमारा ए, जिसे हमने एम्पलीट्यूड कहा है, और दूसरा कांस्टेंट जो है पाई, जिसे हम कहते हैं फेज एंगल या इनिशियल फेज कांस्टेंट पाई। तो सिंपल सॉल्यूशन पर जब x इज इक्वल टू 0 हमेशा जो है साइन फंक्शन की फॉर्म में था t इज इक्वल टू 0। और जो अब हमने भी कहा था कि अगर इनिशियल पोजीशन जो है अगर वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, x इज इक्वल टू a और t इज इक्वल टू 0 पर, तब हम इसको जो है कॉस फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जनरल एंगल जो है यहाँ पर जब हम इसको फाई रख दिया है, तो फाई से क्या होगा कि a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वी कैन रिप्लेस दिस फाई बाई 90 डिग्री और पाई बाई 2। इफ यू प्लेस a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यू गेट a कॉस ओमेगा टी। कंप्लीट जो चीजें हैं ये x a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो दो टर्म आए हैं एम्पलीट्यूड और फाई, ये जो दो टर्म है ये एक्चुअली कांस्टेंट है। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके दो कांस्टेंट होने चाहिए, और ये फाई इज वेरी ऑफन कॉल्ड फेज एंगल। अब ये सवाल ये है कि जब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ये एक पॉइंट के इधर और इधर मूव कर रहा है, कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन से या तो इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, तो ये एंगल कहां से आया? इसको हमने जो है जो कांस्टेंट फाई है इसको हम कह रहे हैं फेज एंगल। एंगल कहां से आता है? तो इस चीज को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहां पर ये देखिए ये 0 प्लस 2 प्लस 3 या ऊपर तक अगर ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, या फिर इधर से आएगा सेम, ये ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड है, नीचे की तरफ है। तो अगर एक सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन का अगर हम प्रोजेक्शन देखें
इस पॉइंट पर, तो ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर नीचे करके आ सकता है। इसको हम आगे और नेक्स्ट उसमें और अच्छी तरह से इसको जरा देख करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है इसका मोशन और एक सर्कल का मोशन, ये एनालॉगस है। तो यहाँ पर ये जो मोशन है, तो ये जीरो के ये इधर से ये माइनस है, ये प्लस ए, यहाँ से यहाँ तक ये एम्पलीट्यूड है इसका। और सर्किल जो है ये इसका, अगर इसके अबाउट यहाँ से एक पूरे रेडियस के साथ ये घूम रहा है, तो ये सर्किल है इसके अलोंग, ये एक एंगल स्वीप कर रहा है। तो इस सर्कुलर मोशन का चूंकि ये एक प्रोजेक्शन है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि फाई जो फेज है उसको हम एंगल की फॉर्म में क्यों समझ रहे हैं। एंड सेकेंडली, जो आम बोलचाल की भाषा हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फेज जो है वो स्टेजेस हैं। वी कैन से एट व्हाट स्टेज ऑफ द साइकिल इज दिस ऑसिलेटर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इस तरह साइकिल कौन सी स्टेज में है, ये स्टेज जो है ये फेज को बताती है। और अच्छी तरह से हम अगर अभी और इसको फेज को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जो है यहाँ पर ये अगर फेज जीरो है तो एंगल हमने अभी बताया है कि जब फेज अगर जीरो होगा तो ये मोशन जो है किस तरह से आएगा। देखिए, अब अगर हम ये देखें कि फेज जो है, अब हम इसकी बात करते हैं, ये π/2, फेज π/2, ये कोसाइन फंक्शन है। फेज जीरो, तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट यहां पर है मैक्सिमम xm, मैक्सिमम है, एम्पलीट्यूड है यहां पर। और जब π/2 आ गया तो ये एक साइन फंक्शन की फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। ये जीरो यहां से आया है और ये जो इस लाइन में नेचर जब पाई होगा अपोजिट फेस में, तो उस समय जो है ये इक्वेशन आप देखें यहाँ पर, ये यहां था xm से यहां पर आ गया है माइनस। तो ये जो फेज है पाई का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये यहां पर था तो यहां से यहां तक, इस तरह से हम फेज के डिफरेंट चीजें समझ सकते हैं। ये कोई भी सिंपल हार्मोनी मोशन के हमने कहा कि यहाँ पर जो तीन चीजें जो है बहुत जरूरी हैं। एक ए एम्पलीट्यूड, दूसरी चीज जो है फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और तीसरी चीज है फेज कांस्टेंट। अब ये तीन जो चीजें हैं, इन तीन में से अगर दो चीजें कांस्टेंट हो, एक चीज चेंज हो, तो ऐसे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3C2। तो ये तीन कॉम्बिनेशन यहां पर हमने दिखाए हैं। तो पहले वाला जो है, जिसमें जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो है, एक्चुअली ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा अपॉन 2π होती है। तो ओमेगा जो है ये मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो मैक्सिमम ये एम्पलीट्यूड और ये सेम है। और फेज डिफरेंस देखिए, यहां पर फेज डिफरेंस का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पर ये इसकी ये रेड लाइन, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस लाइन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसमें फर्क है दोनों के बीच में, सेम नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि फेज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट xm, ये यहां पर देखिए इसका ये है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक है, एम्पलीट्यूड 1 यूनिट है। ये रेड जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सेम है, ये तो एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों के बीच में से यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस और ये फ्रीक्वेंसी जो है इन दोनों के एक टाइम पर। जो सेकंड ग्राफ है, इस ग्राफ में जो है हम देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी और फेज सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट। ये देखिए इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है, तो एम्पलीट्यूड दोनों के अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट। लेकिन फ्रीक्वेंसी ये देखिए यहां से लेकर के फ्रीक्वेंसी सेम है, यहां पर भी बीच में से एक ही वो दिखाई दे रहा है पूरे टाइम के अंदर से, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, यहां भी ये है। और एम्पलीट्यूड अलग है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रेड लाइन में देख यहां तक आ रहा है 0.5 है, और इसका जो है 1 है। और जो तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरे एग्जाम्पल में हमारा एम्पलीट्यूड सेम है, फेज सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट। फ्रीक्वेंसी ये देखिए सेम, एम्पलीट्यूड इसका भी एम्पलीट्यूड और इसका भी एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है दोनों के। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है रेड और दूसरी लाइन जो है सेम। सेम फेज
सेम फेज का मतलब है कि दोनों जो है एक सेम टाइम पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अटेन कर रहे हैं। यहाँ पर भी जिस समय पर इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये भी यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इनकी जो है अलग अलग। ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये यहाँ जा रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है उतने देर में ये यहाँ से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 और यहाँ के बीच में जो आपको एक ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर अच्छी तरह से जो फेज है इसके तीनों तरह से किस तरह मोशन आप देख सकते हैं, ये हमने देखे। और ये टाइम की फॉर्म में हमने फेज दिखाया है। ये टाइम ग्राफ है, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री इसकी फॉर्म में से डिफरेंट के साथ आप इसको पाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 π/2, पाई 3 π/2, ये 2 पाई आ जाएगा एंड 4। यहाँ पर पोजीशन और टाइम ग्राफ दिखाया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और इसमें जो है ये टाइम पीरियड और ये दिखाए गए हैं। और ये सिंपल हार्मोनिक सिस्टम जो है ये हम पहले डिस्कस कर ही चुके थे। अब यहाँ पर जो है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी किस तरह से कंजर्व हो रही है। और ये एक स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया है। ये स्प्रिंग में जो है यहाँ पर इस पोजीशन पर जब ये एकदम सबसे ज्यादा स्प्रिंग जो है ये खिंचा हुआ है इस समय, टोटल एनर्जी जो है इसकी इतनी है और पोटेंशियल एनर्जी 0। जब ये बिल्कुल दबा हुआ है स्प्रिंग मिनिमम, ये स्टेशनरी है उस पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी 2 यूनिट से 2 जूल है। इस पूरे एग्जाम्पल में हम इस तरह से देख सकते हैं टाइम के साथ साथ कैसे ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। ये एनर्जी का ग्राफ, ये पैराबोलिक फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी है ½ और यहाँ पर जो है ये काइनेटिक एनर्जी है। इस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो अब तक जो है हमने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जितना कुछ देखा है उसके ये जो मेन फीचर्स है वो सारे हमने देख लिए हैं। ये जनरल सॉल्यूशन है इसका, एक a sin ओमेगा t + फाई है, और ये एक एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पाई, और ओमेगा जो है ये अगर स्प्रिंग के मास के लिए √k/m ये होता है। इसके बाद अब हम पेंडुलम की बात करते हैं। ये पेंडुलम और ये क्या है, तो आप जानते हैं वैसे कि एनी बॉडी that can swing freely when hung from a pivot point is called pendulum, and a body is rotated such that its center of mass is no longer directly below the pivot point. The gravitational force on it produces a torque opposite to the angular displacement which tends to restore the body to hanging straight down. जब भी कोई बॉडी जो है उसका सेंटर ऑफ मास एक सर्टेन पॉइंट है, उस पॉइंट के नीचे सेंटर ऑफ मास है, जब उसके नीचे नहीं रहता है तो एक रीस्टोरिंग फोर्स उस पर लगता है, और वो फोर्स जो उस बॉडी को वापस अपनी पोजीशन में सेंटर ऑफ मास जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो ऑसिलेशन करता है। तो पेंडुलम जो है ये दो ब्रॉड कैटेगरी में हम इनको बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी तो ये है, इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। इफ मास is all at one distance from pivot, like a point object suspended from an essentially massless string, the arrangement is called a simple pendulum. Essentially massless string, whole of the mass, पूरा का पूरा मास अगर किसी कोई पॉइंट है जहां से बॉडी जो है सस्पेंड कर रही है, उसके ठीक एक पॉइंट के नीचे अगर है, कंसंट्रेटेड है, तो उसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो जो पुरानी घड़ियां जो थी उनमें जितने भी पेंडुलम वॉच आपने देखी हुई है, वो सब सिंपल पेंडुलम का एक अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली तो सिंपल पेंडुलम जो नेचर में होना इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमने कहा कि इसेंशियली मासलेस स्ट्रिंग, कि जो जिससे लटक रहा है अगर कोई भी मास, तो जो स्ट्रिंग है वो मासलेस होनी चाहिए, उसमें कुछ मास होना नहीं चाहिए। और जो नेचर में जो पाने एक्चुअल जो पेंडुलम है वो फिजिकल पेंडुलम है,
ये हम इसको यहाँ कहा है कि बॉडीज मास इज नॉट ऑल एट वन डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, बॉडी इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। कोई भी बॉडी जो भी ऑसिलेट कर रही है मास एक जगह पर नहीं होता तो वो दैट इज फिजिकल पेंडुलम। यहाँ पर हम एक सिंपल पेंडुलम दिखाया है और ये देखिए ये पेंडुलम जो है ये यहाँ से कुछ पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस पर थोड़ा सा, ये एल इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की, इस लेंथ पर यहाँ पर इसका मास है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्किंग ऑन इट vertically downward, it is mg. This force is resolved into two component. ये थीटा है, यहाँ से जो एंगल ऑफ थीटा, तो यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट इसके हो गए। वन कंपोनेंट इज अलोंग द स्ट्रिंग mg cos थीटा एंड अनदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg sin थीटा। तो स्ट्रिंग पर जो टेंशन है वो और ये mg cos थीटा ये जो है आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा, ये जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो नेट फोर्स जो बॉडी पर लग रहा है वो mg sin थीटा अपोजिट, ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब ये जो सिंपल पेंडुलम है इनकी जो एसेंशियली जो क्या कंडीशन है कि जो थीटा है दैट शुड बी वेरी स्मॉलर वन, बिकॉज फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा। अब हम ये देखते हैं कि साइन थीटा जो है बेसिकली ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 होती है, और थीटा को हम रेडियन में मेजर कर रहे हैं। फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज थीटा, सो वी कैन से दैट F फोर्स minus mg sin थीटा, वी हैव रिटन हेयर माइनस mg थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है ये अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये x है तो x अपॉन l, इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये बन गई है F फोर्स मास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टोटल रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg अपॉन l x। इक्वेशन हमारी ये आ गई, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x माइनस g अपॉन l x। तो इसके साथ ये वही फॉर्म हो गई कि सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो ओमेगा जो है ये वैल्यू होगी स्क्वायर रूट जी अपॉन एल, और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, तो 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का। यहाँ पर ये एक फिजिकल पेंडुलम है। कोई भी बॉडी इसका जो टोटल मास है वो एकदम इसके नीचे नहीं है, कहीं इस जो पॉइंट है पूरा मास जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं और है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के आगे नहीं होता। अब यहां पर जो है हमने देखो ये यहां पर जो बॉडी है दिस पॉइंट इज सी सेंटर ऑफ मास, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्स एयर एफ जी, सिमिलरली सेम वही रिजल्ट है। एफ जी कॉस थीटा यहाँ पर है, एफ जी साइन थीटा जो है वो यहाँ पर है। ये एच जो है एल की जगह, जो सिंपल पेंडुलम था वहां पर जो लेंथ थी उसको हमने दिखाया था एल, यहाँ पर लेंथ की जगह ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये पॉइंट ओ, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है डिस्टेंस एच। तो यहां से हम इक्वेशन जो है वो सेम फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। ये सिंपल पेंडुलम का हमने दिखाया था, और अब हम जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसी तरह से ये वहां सिंपल पेंडुलम था, और अब हम जो है इसको ये जो इस पर लगेगा एक टॉर्क, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका जब हम अगर रिस्टोर करते हैं तो यहां पर हम एक टॉर्क उस पर लगाते हैं। टॉर्क जो है फोर्स के जगह कोई रिजिड बॉडी है, सिंपल पेंडुलम में मास, ये जो फिजिकल पेंडुलम है इसमें मास के जगह जो है टोटल जो काम हमारा करेगा वो करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हम टॉर्क को जो है हम इससे हम रिप्लेस कर देंगे। आइए, सिंपल पेंडुलम में टॉर्क जो था वो मास और सीधा जो था वो एक्सीलरेशन था, और यहाँ पर मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन जो है
और आ गया, और सेम अप्रोक्सीमेशन हमने फिर लगाया है कि ये साइन थीटा जो है, थीटा के साथ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन जो है ये आ जाएगी। और इस इक्वेशन को इस फॉर्म में रख करके दोबारा से हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये सेम फिजिकल पेंडुलम में भी इसी फॉर्म में आ जाता है मोशन। ये सेम रिजल्ट जो हमारा आया यहाँ पर t 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपॉन mg h। यहाँ h जो है जो सिंपल पेंडुलम में था l की जगह हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है h। अब थोड़ा सा जो फर्क इसमें आएगा फिजिकल पेंडुलम में कि आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, सिंपल पेंडुलम का हमने देख लिया, ये हम दोबारा से देखा था हमने। और अभी आपको ये जो ये इक्वेशन है 2 पाई स्क्वायर रूट आई अपॉन mg l, यहाँ पर हम फिर दोबारा फॉर सिंप्लिसिटी वो h की जगह l लिख रहे हैं, लेंथ। ये लेंथ जो है वो सेंटर ऑफ मास से और जो पॉइंट है उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो वहां पर आई mk स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, वेयर k इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन इज दैट डिस्टेंस at which whole of the mass is assumed to be concentrated while performing any rotatory motion। कोई भी चीज जब रोटेटरी मोशन में होती है तो उसका जो टोटल मास जहां पर हम एस्यूम कर सकते हैं अगर कंसंट्रेटेड, तो वो जो डिस्टेंस है उस फॉर्म में वो रेडियस ऑफ जाइरेशन है। तो इस फॉर्म में जो है हम इसको यहाँ पर आई को हमने रखा, तो यहाँ जो इक्वेशन हमारी थी आई अपॉन mg, तो आई की जगह आ गया mk स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। तो l ऊपर भी है l नीचे, इस l से हमने जो है और m, ये m कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारी जो इक्वेशन जो है वो ये फाइनल इक्वेशन आ जाती है t इज इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट k स्क्वायर अपॉन l प्लस l अपॉन g। ये इक्वेशन और सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन क्या आती है? सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन थी 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन g। यहाँ पर जो l है उसकी जगह आया k स्क्वायर l प्लस l। यानी इफेक्टिव लेंथ जो है फिजिकल पेंडुलम की इज चेंज्ड, इंस्टेड ऑफ l दिस बिकम्स l प्लस k स्क्वायर अपॉन l, या k जो है ये रेडियस ऑफ जाइरेशन है। ये इसके एग्जांपल्स हैं कैटर्स पेंडुलम, बार पेंडुलम, और कुछ एग्जांपल्स जो है ये फिजिकल पेंडुलम के हम एग्जांपल देख सकते हैं। कैटर्स पेंडुलम ये ब्रिटिश फिजिसिस्ट हेनरी कैटर ने 1817 में डेवलप किया था। और इसमें जो खास खूबी ये है इस पेंडुलम की कि इसमें जो रेडियस ऑफ जाइरेशन है के की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको निकालना नहीं पड़ता अलग से, और सीधे सीधे जो है आप जो दो नाइफ हैं इनके बीच की टोटल जो डिस्टेंस है उसके साथ आप ये डिस्टेंस अगर आपको मालूम है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ जी विद हेल्प ऑफ कैटर्स पेंडुलम। ये अनदर एग्जांपल है, इट इज आल्सो परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन ये एक इसेंशियली ये दूसरी चीज नहीं है, ये ऑसिलेशन क्या है कि टॉर्शनल है। इट इज आल्सो परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये फिजिकल पेंडुलम नहीं है एग्जैक्टली, कि टॉर्शनल मोशन है, कि ये टॉर्शन की वजह से आप जब इस वायर में अगर आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं यहाँ से तो फिर ये अपने चारों तरफ से ऑसिलेशन करने लगेगा, और ये परफॉर्म करता है ये ऑसिलेटरी मोशन जो है टॉर्शनल पेंडुलम का। तो यहाँ पर जो टॉर्क लगेगा वो होता है माइनस सी थीटा। थीटा जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, यहाँ से जितना ट्विस्ट करते थी, और सी जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी सी इज कॉल्ड टॉर्शनल रिजिडिटी। अगला एग्जांपल जो है एक एलसी सर्किट का है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एलसी सर्किट जो इंडक्टेंस है एल, कैपेसिटेंस, ये जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसकी वैल्यू जो है, अगर सपोज हमने
पहले चार्ज किया है बैटरी से और चार्ज के बाद फुल्ली चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज करते हैं, तो ये जो डिस्चार्ज के समय ये इस तरह से इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है चार्ज कैपेसिटर पर अगर Q है किसी टाइम पर, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू इंडक्टेंस विल बी L di/dt, where L is inductance। तो इक्वेशन ऑफ ईएमएफ थ्रू डिस्चार्जिंग इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। किरचॉफ लॉ आप लगाते हैं, बट I is dq/dt and you get a second order इक्वेशन। ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन हो गई। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन फिर दोबारा से सेम उस फॉर्म में इक्वेशन आ गई है d2q/dt2 प्लस ओमेगा s q इज इक्वल टू, अगर q की जगह हम x रख देते हैं तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन थी, और यहाँ पर ये इक्वेशन जो है ये ऐसे सर्किट से डिस्चार्जिंग जो चार्ज की इक्वेशन है, और यानी कि चार्ज है बार बार जीरो से लेकर के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, फिर पहले डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये एग्जाम्पल जो है हमारा ये इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है, तो सॉल्यूशन भी इसका उसी तरीके से होगा। और ये सॉल्यूशन जो है यहाँ तक पहुँचते हुए हम ये फाइनल सॉल्यूशन हमारा ये आ गया था cos ओमेगा, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1/2π√L/c ये आ गया। टाइम पीरियड हमारा ये यहाँ पर निकल आया।